हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में उतरने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसका मतलब वो अपना आईपीओ क्यों लाती है, ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उसको अपना आईपीओ स्टॉक मार्केट में लाना पड़ता है, और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए कौन सी जो प्रोसेस होती है वो सारे के सारे स्टेप्स हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किए थे। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लाती है तो हमको तो पता नहीं होता भाई कि वो आईपीओ सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उस आईपीओ को एनालाइज कैसे करें और कौन कौन से की फैक्टर्स है जिनको हमको चेक करना चाहिए, तो आइए वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, वो ये थी कि जैसे हमने पिछले वीडियो में जो देखा था, तो जो कंपनी थी उसका नाम था XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जो कि स्वीट मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती थी। तो इसमें जो प्राइवेट वर्ड है, ठीक है, तो प्राइवेट का मतलब क्या है कि जो भी उसके डायरेक्टर्स होंगे या फिर जो भी उसके शेयर होल्डर्स होंगे, प्रमोटर्स होंगे, तो उन्होंने जो भी शेयर्स वगैरह लेके रखे होंगे उस कंपनी में वो उन तक ही सीमित है। मतलब मान के चलो अगर उस कंपनी में कुछ लॉस वगैरह हो जाता है तो इसमें वो जो डायरेक्टर्स वगैरह होंगे उनकी निजी संपत्ति पे कोई भी आंच नहीं आ सकती, और कंपनी से रिलेटेड जो भी एसेट्स होंगे बस वही सीज किए जा सकते हैं। लेकिन जब ये स्टॉक मार्केट में उतर जाती है तो उसमें से वो प्राइवेट जो वर्ड होता है वो हट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब कंपनी स्टॉक मार्केट में उतर गई इसका मतलब क्या है, मेरे जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या फिर कोई भी जो लोग है वो जब वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो बेसिकली वो भी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए, राइट। तो क्या होगा कि जो प्राइवेट वर्ड रहेगा वो उसमें से कट जाएगा, और जब वो स्टॉक मार्केट में उतर जाएगी, उसकी लिस्टिंग हो जाएगी, तो बस वो कहलाएगी XYZ लिमिटेड कंपनी। जैसे मान लो जैसे हमारी प्रॉफिट पल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, तो इन फ्यूचर अगर हमारी कंपनी काफी अच्छा प्रोग्रेस कर जाती है और अगर हमको लगता है कि और भी फंडिंग की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, इसका आईपीओ फाइल करेंगे, यानी कि DRHP फाइल करेंगे सेबी के साथ। उसके बाद हमारी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि प्राइवेट जो वर्ड रहेगा वो हट जाएगा और बाद में ये कहलाएगी प्रॉफिट पल्स लिमिटेड। तो प्राइवेट हटाने का मेन लॉजिक यही होता है कि बेसिकली अब वो बस हम लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी इसके शेयर होल्डर्स होंगे, तो उनका भी इसके ऊपर अधिकार रहेगा, इसलिए प्राइवेट जो वर्ड रहेगा वो हटाया जाएगा। तो आइए अभी देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो कि हमको ध्यान में रख के किसी भी आईपीओ का एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले इसमें जो रहेगा वो रहेगा DRHP। मैंने आपको DRHP का फुल फॉर्म बताया था, ड्राफ्ट रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इसमें मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये सारी की सारी जो रहती है सारी की सारी लीगल फाइलिंग्स होती है, सही बात है। तो आपको ये कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये बेसिकली आप एक तो एक सेबी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या फिर NSE की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपली लिखना है कंपनी का नाम, बाद में लिखना है आईपीओ और डाउनलोड, उसके बाद सेबी या NSE लिख दोगे तो डायरेक्टली वो पेज ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके आप जो DRHP होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बेसिकली हम दूसरे वर्ड में ऐसा बोल सकते हो कि खजाना है। इसमें सारी की सारी चीजें लिखी रहेगी कि भाई कंपनी को कौन कौन सी चीजें है जिसकी वजह से उनको फंडिंग की जरूरत है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल ऑफ कंपनी। तो ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है और लॉजिकल है, इसमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे हमने पहले जो एग्जांपल लिया था XYZ प्राइवेट लिमिटेड करके, तो उसका क्या था, स्वीट मैन्युफैक्चरिंग। तो स्वीट मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी कंपनी होंगे तो उसमें हमको देखना है कि भाई किस किस तरह से परफॉर्म कर रही है, और हमको अगर लगता है कि वो बिजनेस आगे जाके सफल रहेगा तो हमको उसमें फिर उस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। तो ये बेसिकली बस बिजनेस मॉडल समझने की बात हो रही है। उसके बाद थर्ड जो है वो है वैल्यूएशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर है, इसका मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए, अब मान के चलते हैं कि कोई भी एक कंपनी है जो कि जिसका मार्केट कैपिटल है 2000 करोड़ का। अब इसके हिसाब से हमको सबसे पहले तो ये देखना है, जैसे अगर वो अपना आईपीओ ला रहे हैं, तो मैंने आपको एक बार एक कॉन्सेप्ट समझाया था, उसमें एक लिखा था कि फ्लोर प्राइस और दूसरा था कैप प्राइस, ठीक है। तो इसमें जैसे देखिए, अगर उन्होंने फ्लोर प्राइस अगर सिलेक्ट किया है 80 और कैप प्राइस मान के चलो रखा है 90 रुपीज, तो हमको सच में वो देखना है कि ये जो भी प्राइस दी गई है 80 और 90 रुपीज, तो ये सच में जस्टिफाइड है कि नहीं। अगर मान के चलो हमको ऐसा लगता है कि 80 और 90 रुपए ये काफी ज्यादा है, अच्छे से अगर हम देखें तो 2000 करोड़ रुपए के हिसाब से इसका जो फ्लोर प्राइस निकल के आना था वो था 50 और इधर था 60 रुपए, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, इसका जो आईपीओ है वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड आ रहा है। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, इस आईपीओ को, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ,
मैं इस आईपीओ को अप्लाई करना सही नहीं समझूंगा और इंतजार करूंगा कि जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी और बाद में जब उसका प्राइस 50-60 के अराउंड आएगा या फिर इस रेंज के अराउंड कुछ आएगा तो उसके बाद मैं उसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कहीं वो आईपीओ ओवर वैल्यूड तो नहीं है, अगर वो अंडर वैल्यूड है तो वेल एंड गुड है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है रिस्क फैक्टर्स। तो ये बेसिकली बहुत कॉमन चीज है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि उसमें कौन कौन से रिस्क रह सकते हैं, ये हमको पहले समझना होगा, उसके बाद ही हम उस कंपनी के लिए देखेंगे कि भाई इन्वेस्ट करने के लिए सही है या नहीं। जो पांचवा है वो है इंडस्ट्री एनालिसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अब मान लीजिए जैसे पेंट सेक्टर हो गया, लोन जैसे हो गया ऑटो इंडस्ट्री, और मान के चलता हूं फार्मा इंडस्ट्री। तो देखिए अभी ऑटो इंडस्ट्री के अंदर भी हमारे पास काफी ज्यादा भी नहीं पर फिर भी 6-7 स्टॉक्स जो है वो लिस्टेड है हमारे स्टॉक मार्केट में, एनएसई में। तो इसमें ऐसा रहेगा कि हमको सबसे पहले देखना होगा कि बेसिकली ऑटो इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है अपने इंडिया में या फिर ग्लोबली सोच के देखो तो वो कैसा है। अगर हमको लगता है कि वो काफी ज्यादा ब्राइट है तो ही हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है फार्मा इंडस्ट्री। तो मान के चलते जैसे फार्मा इंडस्ट्री का हो गया तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी डूब नहीं सकती। इसके बाद अभी फिर से 10 या 15 कंपनी अगर नई भी खुल जाती है तो हमको ऐसा रहेगा भाई कि मतलब देखिए मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जो कि कभी बंद नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है कि जो फार्मा कंपनी है उनका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। तो हमको सबसे पहले देखना है कि जो इंडस्ट्री रहेगी, पर्टिकुलर जो भी इंडस्ट्री रहेगी, और हमारा अभी नहीं कि जिस आईपीओ के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो हमको देखना है कि उस इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है। अगर हमको लगता है कि वो ब्राइट है तो ही हम उस आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे। और इसके अंदर ही आता है ये 6th पॉइंट, इसमें हम बोलेंगे कंपनी एनालिसिस। तो कंपनी एनालिसिस में मतलब क्या हुआ कि आपको मैंने बताया था डीआरएचपी, इसके अंदर वैसे भी सारी की सारी चीजें रहेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 ऐसी चीजें जो कि बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है कि अगर अपन कंपनी एनालिसिस की बात करते हैं तो वो जो 2 फैक्टर्स हैं उसके बेसिस पे ही हमको एक अच्छा खासा आइडिया आ जाता है कि जो आने वाला आईपीओ है वो ज्यादा सब्सक्राइब किया जाएगा कि नहीं। तो जब भी हम किसी आईपीओ की बात करते हैं उसमें बेसिकली 2 चीजें होती है, एक होता है फ्रेश इशू और दूसरा होता है ऑफर ऑफ सेल। तो आइए मैं आपको दोनों टर्म्स एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए जब हम बात करते हैं फ्रेश इशू की तो इसका मतलब क्या है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है कि कोई भी जो कंपनी है वो कहाँ से पैसा उठा सकती है। तो मैंने आपको 2-4 नाम बोले थे। पहला बोला था फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, अगर आपको टॉपिक याद हो, ठीक है। दूसरा जो बोला था वो था वेंचर कैपिटलिस्ट, तीसरा था एंजल इन्वेस्टर्स, और चौथा जो था वो था बैंक्स, राइट। तो मैंने आपको ये 2-4 चीजें पिछली वीडियो में भी गिनाई थी। तो देखिए अब मान के चलते हैं कि फ्रेश इशू, इन लोगों ने क्या किया, जो मतलब जो कंपनी थी उसने इन सबसे ऑलरेडी पैसा लेके रखा है लेकिन इनको फिर भी पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो ये लोग क्या करेंगे, अपना एक फ्रेश इशू लाएंगे बेसिकली। मतलब जब भी अपना आईपीओ लाएंगे तो इसमें फ्रेश इशू कराएंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे मान के चलो अब इनको जरूरत पड़ रही है 1000 करोड़ रुपए की। तो अगर इनको इतने रुपए की जरूरत पड़ रही है तो ये सारा का सारा जो पैसा है वो बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज होना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल रूल है कि अगर मान लो इनको 1000 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के थ्रू अगर रेज करना है तो ये सारा का सारा जो पैसा रहेगा वो बिजनेस ऑपरेशन में ही यूज होना चाहिए, इसके अलावा या और कहीं भी यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली जब हम बात करते हैं ऑफर फॉर सेल, ओएफएस, ये आपके लिए शायद नया वर्ड होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर वेंचर कैपिटलिस्ट इन्होंने पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा था, या फिर एंजल इन्वेस्टर्स थे इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा था, तो या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था, तो हो सकता है कि अभी इनको अपना जो हिस्सा था, इनका जो भी शेयर था वो वापस लेना है कंपनी से। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि अपना पैसा वो भाई क्यों ले रहे हैं। तो क्या होगा ना कि अब मान के चलो मैं आपको थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर कंपनी 4000 करोड़ की है तो इन नहीं क्या ये सारे जो लोग हैं इनका पूरा का पूरा शेयर निकल के आ रहा है 1000 करोड़, तो कंपनी इनको 1000 करोड़ दे देगी। तो 4000 में से 1000 करोड़ माइनस हो गए, अभी इनके पास कितने बचे 3000 करोड़, लेकिन इनको जरूरत कितने की है 5000 करोड़ की। तो ये क्या करेंगे, फ्रेश इशू के थ्रू उठाएंगे 1000 करोड़, तो टोटल कितने हो गए 4000 करोड़ हो गए। और इन लोगों ने अपना 1000 करोड़ ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो यहाँ से भी उनको और 1000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से भी वो निकाल रहे 1000 करोड़। तो जो टोटल आईपीओ आएगा वो आईपीओ कैसा आएगा,
इसका मतलब होता है बेसिकली फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2000 करोड़। तो बेसिकली जो आईपीओ का जो साइज रहेगा वो रहेगा 2000 करोड़ इस केस में। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। देखिए ऑफर फॉर सेल का बेसिकली मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट करके रखा था, जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, एंजल इन्वेस्टर हो गए, ये अपना 1000 करोड़ का जो हिस्सा था वो वहां से निकाल रहे हैं। पहले कंपनी के पास कितने थे? 4000 करोड़ थे। अब 4000 में से इन्होंने 1000 करोड़ निकाल दिया तो कितने बचे? 3000 करोड़। पर कंपनी को भी एडिशनल 2000 करोड़ की जरूरत है, तो ऑफर फॉर सेल के थ्रू 1000 करोड़ उठाएंगे और फ्रेश इशू के थ्रू 1000 करोड़ उठाएंगे। तो ऐसा करके उनको टोटल जरूरत कितनी की हो जाएगी? फिर जरूरत उनकी 5000 करोड़ की पूरी हो जाएगी। और जो आईपीओ रहेगा उसका जो साइज रहेगा पूरा का पूरा वो रहेगा दोनों का प्लस, मतलब 2000 करोड़। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमने देखा कि ऑफर फॉर मतलब ओएफएस के थ्रू कंपनी उठा रही है 1000 करोड़ और फ्रेश इशू के थ्रू उठा रही है 1000 करोड़। पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट है या फिर एंजल इन्वेस्टर्स थे, तो इन्होंने अपने पूरे 2000 करोड़ निकालने की बात की और उस कंपनी ने क्या सोचा कि 1000 करोड़ रुपए में उठाऊंगा फ्रेश इशू के थ्रू। अब कितना हो गया टोटल हो गया 3000 करोड़। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर ऑफर फॉर सेल में इन लोगों ने नहीं किया जितना फ्रेश मतलब कंपनी ने फ्रेश इशू के थ्रू जितना पैसा उठाने की सोची, उससे ज्यादा पैसा तो प्रमोटर्स या फिर ये जो एंजल इन्वेस्टर्स है ये निकाल रहे हैं, तो मुझे बताइए ये कोई अच्छी बात हुई क्या? नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर OFS मतलब ऑफर फॉर सेल की अगर जो प्राइस है तो वो ज्यादा निकल के आ रही है किससे? फ्रेश इशू से। तो आपको ऐसा जब भी देखने को मिले आप ऐसे आईपीओ को अवॉइड करना। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ना, यहाँ से ऑलरेडी ये लोग ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं और जो कंपनी है वो आईपीओ के थ्रू फ्रेश इशू के थ्रू कम पैसा उठाना चाह रही है, तो इसका मतलब एक अच्छा आउटकम नहीं निकल के आ रहा है। तो हम ऐसा जो आईपीओ रहेगा इसको हम कभी भी अवॉइड करेंगे और हम इंतजार करेंगे कि वो पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए, बाद में उसको किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है। अगर उनके फाइनेंशियल्स ठीक होते हैं 1-2 क्वार्टर्स में, तो उसके बाद हम एक बार के लिए इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। इसके अपोजिट मान लीजिए अगर यहाँ से ये लोग बस 500 करोड़ रुपए निकालना चाह रहे हैं और यहाँ से कितने उठाने की बात कर रहे हैं? 1000 करोड़ उठाने की बात कर रहे हैं फ्रेश इशू के थ्रू। तो इस केस में क्या हुआ, जो ओएफएस था ये छोटा हो गया किससे? फ्रेश इशू से। तो बेसिकली ये तो अच्छी बात हो गई ना। तो ये अच्छी बात हो गई, तो हम क्या करेंगे? ऐसे आईपीओ में मस्ट ट्राई करेंगे। ठीक है, मतलब ये चीज बनती है। बेसिकली एक ऐसा हुआ कि एक पॉजिटिव पॉइंट हमको मिल जाता है और जितने भी लोग रहेंगे हमारे जैसे जो कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहेंगे उनको भी ये चीज समझ में आती है कि यार इनका तो ऑफर फॉर सेल की जो प्राइस है वो फ्रेश इशू से थोड़ी छोटी है, तो इसमें क्या करेंगे? वो जरूर ट्राई करना चाहेंगे। तो आइए अभी देखते हैं कि जो आईपीओ के थ्रू कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा जो उठाना चाह रही है वो फ्रेश इशू के थ्रू, तो उसमें वो किस किस चीज में यूटिलाइज करना चाह रही है। तो अगर हमको ऐसा समझ में आता है, मतलब उसने अगर अपने DRHP में क्लियरली लिखा होगा कि उनको जो अपना पैसा है वो पूरा का पूरा अगर फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन में लगाना है, जैसे मान लो हमने पिछले जो वीडियो में डिस्कस किया था कि उनको अलग अलग लोकेशंस पे ब्रांच ओपन करनी थी, तो ये बहुत अच्छी बात है जितने वो ब्रांचेस ओपन करेंगे। देखिए आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि क्या होता है, मान के चलो जैसे आप किसी भी एक सिटी में हो और वहाँ पे आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हो और हम ऐसा मान के चलते हैं कि वहाँ पे भी टोटल मिला के 1 लाख की जो पॉपुलेशन है उस सिटी में, पर्टिकुलर सिटी में है, तो आपको भी पता है कि आपके जो कस्टमर्स रहेंगे वो 1 लाख लोग ही रहेंगे, उससे ऊपर तो आ नहीं सकते। अभी आपको अपनी जो रीच है वो 5 लाख लोगों तक पहुंचानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा डिफरेंट सिटीज में। तो अगर हम किसी एक सैचुरेशन पे आ गए हैं और हमको अभी और कैसे अपना जो बिजनेस है वो फैलाने की जरूरत पड़ रही है, तो हमको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो उस कंपनी ने भी वही सोचा था। सबसे पहले उसका जो ऑफिस था वो मुंबई में था, बाद में उन्होंने और सोचा कि दिल्ली, कोलकाता वगैरह में, चेन्नई में एक्सपेंशन करेंगे। तो बेसिकली वो तो पॉजिटिव पॉइंट था। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमको वहाँ पे अगर हमको लिखा दिखता है कि भाई फ्यूचर बिजनेस उनको एक्सपेंशन करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये हमको ऐसा कुछ साइन देखने को मिलता है तो उसको हम बहुत पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सेकेंड थिंग है, अपने कर्जे की रिपेमेंट करनी है भाई उनको। अब मान के चलो, मैंने आपको एक पहले पॉइंट बता के रखा था कि उन्होंने बैंक से लोन लेके रखा है और अभी एंजल इन्वेस्टर्स या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट उनसे एग्जिट लेना चाह रहे हैं, अपना स्टेक बेचना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जो बैंक से लोन लेके रखा था उनकी रिपेमेंट भी उनको करनी है। तो अगर मान के चलो उनके ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ज्यादा हाई हो रखा है, मान लो, ठीक है, हाई डेट रिपेमेंट हो गया कि मतलब भाई वो उनके लिए बहुत मुश्किल जा रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई एक पर्टिकुलर इंसान है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, मान के चलो 2 बैंक है, एक बैंक है ए और दूसरी बैंक है बी,
इसने यहाँ से 50 लाख रुपए का कर्जा लिया, इसकी ईएमआई इसकी ईएमआई इससे भरी नहीं जा रही है, तो इसके लिए क्या करता है कि भाई मेरे को लोन रिपेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, सोच के यहाँ से 30 लाख रुपए और उठाता है। ठीक है, तो मुझे बताइए कोई अच्छा साइन है? बिल्कुल भी नहीं। उसको 50 लाख रुपए की भरपाई करने के लिए वापस से 30 लाख रुपए का लोन लेना पड़ रहा है, फिर यहाँ से भी उसकी जो ईएमआई बनेगी उसकी भी पेमेंट करनी है और इसकी भी पेमेंट करनी है। कहाँ से कर पाएगा वो? बहुत मुश्किल जाएगी। तो अगर हमको ऐसा दिखता है कि उनको अगर कर्जा मतलब कर्जा चुकाने के लिए मतलब आईपीओ लाना पड़ रहा है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा निगेटिव साइन है, तो आप इसको बहुत निगेटिव पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। थर्ड जो है वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी मैंने आपको एक बात ये बताई थी, जैसे पिछले एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, उसमें ये था कि जैसे उनको एक्सपांसन करना था अलग अलग सिटीज में, पर उनको ऐसे कभी दिक्कत नहीं आई भाई कि उनका पहले मुंबई में जब ऑफिस था तो उनको मुंबई का ऑफिस चलाने में बहुत ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम हो रही हो। ऐसा तो मुझे नहीं, मतलब हमने ऐसा कभी डिस्कस नहीं किया कि उनको मतलब पैसों का शॉर्टेज पड़ रहा हो। इसको हम दूसरे वर्ड में बोलेंगे बेसिकली कि कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं था वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था उनका, बस उनका ऐसा था कि यहाँ से तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है और हम सैचुरेशन पे चले गए हैं। अब हमको ऐसा लगता है, बोल रहे थे कि हम पूरी मुंबई में सप्लाई कर सकते हैं और कर रहे हैं, अभी हमको और अलग अलग सिटीज में अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए करके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि अलग अलग सिटीज में जाने की सोची थी, पर उनको कभी कैश फ्लो का प्रॉब्लम कभी नहीं आया था। लेकिन अगर ऐसी कोई कंपनी बताती है कि हमको भाई कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत किस चीज के लिए है, अपना मैनेजमेंट करने के लिए और काम चलाने के लिए, ठीक है, तो आप ऐसे पॉइंट को निगेटिव कंसीडर करोगे और अवॉइड करना कि ऐसे किसी आईपीओ में अप्लाई ना करें। तो आप बस इसी पॉइंट को कंसीडर कर सकते हो और पॉजिटिव मान के चल सकते हो। बाद में अगर आपको जैसे ये डेट रिपेमेंट वाला है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसे कोई पॉइंट देखने को मिलते हैं तो ये काफी ज्यादा निगेटिव है और आप ऐसे आईपीओ को अवॉइड जरूर करिए। उसके बाद आइए अभी बात करते हैं ओएफएस की। तो ओएफएस में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो एक प्रमोटर एग्जिट ले रहा है, या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट ले रहा है, या फिर एंजल इन्वेस्टर्स ले रहा है। तो हमने क्या सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि मान लो जो भी ले रहा होगा वो इज सेलिंग स्टेक, ऐसा मान के चलते कि प्रमोटर ले रहा है या फिर कोई भी है ना, एंजल इन्वेस्टर्स या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल रहेगा वो रहेगा भाई, हम इसमें इंक्वायरी करेंगे या फिर सोचेंगे, छानबीन करेंगे कि भाई प्रमोटर क्यों निकलना चाह रहे हैं। इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। देखिए, अगर उन्होंने मतलब ऐसा हो सकता है कि अपने जो शेयर्स है, अपना जो स्टेक है वो गिरवी रखा है कहीं से और पैसा उठाने के लिए, तो ये बहुत निगेटिव बात है। अभी आप ही सोचिए कि इसका यहाँ पे जितना भी स्टेक है, मान के चलो कि उसने अपने 10 करोड़ रुपए इस कंपनी में लगा के रखे थे कंपनी के मालिक ने, तो अभी नहीं क्या उसको 10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है और किसी और को देने पड़ रहे हैं, तो ये बहुत निगेटिव बात हो गई। तो अगर उसने प्लेज करके रखे होंगे अपनी होल्डिंग्स या फिर अपना स्टेक, तो हम ऐसे आईपीओ में अप्लाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत निगेटिव बात हो गई। दूसरा है इन्फ्यूजिंग कैपिटल इन अदर बिजनेसेस। देखिए, अब ऐसा मान के चलते कि इसने और कोई दूसरी कंपनी खोली, इस डायरेक्टर ने या फिर इन्हीं प्रमोटर्स ने, और इनको ऐसा लग रहा है कि यार जो दूसरा बिजनेस है वो अच्छा चल सकता है इस मतलब ये जो भी बिजनेस था इसके मुकाबले, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कैसे कंसिडर करोगे? आपको तो ऐसा लगेगा ना कि भाई प्रमोटर का खुद का ही इस कंपनी पे विश्वास नहीं है, इसलिए वो किसी दूसरी कंपनी पे पैसा डालना चाह रहा है। तो अगर हमको ऐसा कभी भी देखने को मिलता है तो हम इसको भी निगेटिव कंसिडर करेंगे। अगर वो अपने पर्सनल नीड के लिए कुछ पैसा निकाल रहा है, जैसे मान के चलो कि उसके घर में कोई फंक्शन है और उसको वो धूमधाम से मतलब सेलिब्रेट करना चाह रहा है, या फिर और कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे अगर नहीं कि अपने कोई लव्ड वंस है उनको गिफ्ट देना चाह रहा हो, तो इसको हम अच्छे से कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि उसका हक का पैसा है और उसका जो पैसा निकालने का जो रीजन है वो कोई और है, वो अपने मतलब वो उसका सेल्फ पर्पस हो गया बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम एक बार के लिए पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसका पैसा था, अगर वो इन चीजों में यूज करता है तो उसकी इच्छा है। लेकिन हमको अगर ऐसा कहीं दिखता है कि वो किसी और बिजनेस में डाल रहा है या फिर उसने कहीं और से कुछ लेके रखा था और अपना जो स्टेक था उसको गिरवी रखा था, तो ये बहुत निगेटिव चीज हो जाती है। तो अगर हमको ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो हम डेफिनेटली उस वाले आईपीओ को अवॉइड करेंगे, और अगर हमको कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलता है तो हम ट्राई करेंगे कि भाई ऐसे आईपीओ को जरूर अप्लाई किया जाए। तो आइए देखते हैं कि जब भी हम किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अलॉटमेंट के चांसेस किस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं। बेसिकली ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ कुछ चीजें नहीं पता होती और वो आईपीओ के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या क्या रीजन होते हैं, आइए जरा वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें मैंने वही लिखा है कि हाउ टू इंक्रीज चांसेस ऑफ आईपीओ अलॉटमेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिड प्राइस। इसके अंडर में मैं ऐसा लिखूंगा, आपको मैंने जैसे ऑलरेडी बताया था, एक रहता है फ्लोर प्राइस और दूसरा रहता है कैप प्राइस।
ठीक है। तो ऐसा मान के चलता हूं कि कोई भी कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है, इसका अगर फ्लोर प्राइस है 90 रुपीज और कैप प्राइस आ रहा है 100 रुपीज। तो आइए ऐसा मान के चलते हैं कि लॉट साइज है 20। तो आप यहाँ पे सोच के, तो आप यहाँ पे देखिए 20 को अगर आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको लग रहा है 1800 रुपये। सिमिलरली अगर आप 20 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसमें आपको लगेंगे 2000 रुपये। देखिए डिफरेंस टोटल कितने रुपए का निकल के आ रहा है, 200 रुपये का। तो आप कभी भी मैक्सिमम प्राइस से एप्लीकेशन डालने का ट्राई करिए। इसके पीछे का रीजन क्या है, अब ऐसा सोच के चलिए जैसे टोटल 1 करोड़ एप्लीकेशन होने थे लेकिन एप्लीकेशन हो गए 5 करोड़। तो कोई भी कंपनी जो रहेगी वो क्या 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 चाहेगी कि भाई एप्लीकेशन हमारे पास भर भर के आ रहे हैं, तो जिन लोगों ने ज्यादा मतलब प्राइस पे इसको लेने की सोची है पहले हम उसके एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे। तो आप ट्राई करिए कि आप क्या प्राइस पे ही किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करिए। सेकेंड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा ऑफर या फिर बीडिंग पीरियड। इसके अंदर क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कोई भी जब आईपीओ आता है तो उसका जो बिडिंग पीरियड रहता है या फिर ऑफर पीरियड रहता है वो रहता है 3 दिन से लेके 5 दिन तक। तो सिंपली मैं ऐसा लिखता हूं कि अगर किसी भी मंथ के फर्स्ट को स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो एप्लीकेशन था आईपीओ का वो स्टार्ट हुआ और 5th तक क्लोज हो गया मान लो, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो इंतजार करेंगे भाई कि चलो ठीक है 5 तारीख जब तक नहीं आती तब तक हम अप्लाई नहीं करते, 5 तारीख तक कर लेंगे क्योंकि शाम को 5 बजे तक का टाइम है, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है 5 तारीख को करेंगे अप्लाई करके। पर कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के एंड से कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर आपके ब्रोकर में कोई टेक्निकल ग्लिच आ सकता है, तो हमको इस भरोसे नहीं बैठना है। आपको एक बार के लिए ऐसा भी लग रहा होगा कि पहले दिन अप्लाई करना सही नहीं है, तो आप ट्राई करो कि 3 या 4 तारीख को आप एप्लीकेशन फाइल कर दो। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर 1, 2, 3 1 तारीख को स्टार्ट हो रहा है 3 तारीख को क्लोज हो रहा है तो आप 2 तारीख को ट्राई कर सकते हैं। तो आप ऐसे बिल्कुल एंडिंग डे का इंतजार ना करते हुए कभी बीच में ट्राई कर लेना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो रहेगा वन एप्लीकेशन पर पैन कार्ड। देखिए बोलने का क्या मतलब है, अब ऐसा मान के चलता हूं कि मेरे पास डीमैट अकाउंट जो है वो अपस्टॉक्स का है, जीरोधा का है, एंजल वन का है और ग्रो का भी है, ठीक है। अब अगर मैंने अपने नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करके रखा है तो अपस्टॉक्स हो, जीरोधा हो, एंजल वन हो या फिर ग्रो हो, चारों में तो मेरा खुद का पैन कार्ड दिया हुआ है, सही बात है। तो हम जब भी किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे एक पैन कार्ड के थ्रू एप्लीकेशन जाता है। अब जैसे मेरा जो भी पैन कार्ड है, ठीक है, तो मैंने अगर एप्लीकेशन डाला, यहाँ से भी डाला, यहाँ से भी डाला, यहाँ से भी डाला, यहाँ से भी डाला, तो मेरा एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा दिखेगा कि भाई कुछ ना कुछ मतलब सस्पिशियस एक्टिविटी है, एक ही पैन कार्ड के थ्रू 4 एप्लीकेशन आए हैं तो मुझे किसी में भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बहुत सारे लोग जो ऐसा करते हैं उनके पास अगर 5-6 डीमैट अकाउंट रहते हैं तो 5-6 डीमैट अकाउंट से एक ही आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि उनको एक भी अलॉटमेंट नहीं मिला। तो इसके लिए आपको मैं सोल्यूशन बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपके एक फादर हो गए, मदर हो गई, सिस्टर, ब्रदर, तो खुद के पैन कार्ड से खुद के डीमैट अकाउंट से अप्लाई ना करते हुए इनके डीमैट अकाउंट से करिए, इनके भी करिए, इनके भी करिए, इनके भी करिए। तो इनका कोई भी एक डीमैट अकाउंट उठा के यहाँ से अप्लाई कर दिया, इनके भी डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर दिया, इनके भी, और आपका सेल्फ वाला तो है ही, आपने भी खुद अप्लाई करके रखा है, तो 5 में से कहीं ना कहीं मिलने के चांसेस एक बार के लिए है। पर अगर आप ऐसा करते हो कि किसी एक ही पर्सन के डीमैट अकाउंट से, अलग अलग डीमैट अकाउंट से अगर आप एप्लीकेशन डालते हो तो ये बिल्कुल 100% है कि आपका जो एप्लीकेशन रहेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ टॉपिक है या फिर फोर्थ पॉइंट बोल सकते हो उसको बेसिकली, कि कैसे हमको अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें जो है वो है शेयर होल्डिंग कोटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे अभी आपको पता चला कि जियो फाइनेंशियल सर्विस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आया था, बराबर है।
तो इन लोगों ने क्या किया था, जिस भी इंसान के पास रिलायंस के शेयर्स है, ठीक है, अगर मान के चलो वो पर्सन इस आईपीओ के लिए अप्लाई करता है, किसके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, तो क्या होता है कि इनके लिए एक अलग से कोटा रखा हुआ था। तो उसमें कोटा रहता है, एक तो एक वो 15% रख सकते हैं, 25% या फिर कितना भी रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जिसके पास भी, अब मान के चलो ना, मैंने आपको क्या बताया था, एक तो एक आप हो, एक आपके पापा हो गए, एक आपकी मम्मी हो गई, सिस्टर और ब्रदर, इतने सारे लोग हैं। तो इसे आप टोटल मिला के अपने घर में 5 लोग हो जैसे। तो इसमें क्या होगा कि आपने अपने डीमैट अकाउंट से भी ट्राई किया, इनके भी डीमैट अकाउंट से ट्राई किया, इनके भी और इनके भी। कौन से आईपीओ के लिए? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के लिए। तो इसमें क्या, इसमें बस आपकी मम्मी के पास ऐसा था कि रिलायंस के शेयर पड़े हुए हैं, इन्होंने रिलायंस में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा था, और आप ये जो दो लोग हैं इनके पास रिलायंस के शेयर नहीं है, वो रिलायंस में इन्वेस्टेड नहीं थे। और आपने क्या किया कि यहाँ से भी एप्लीकेशन डाला, यहाँ से भी डाला, यहाँ से भी डाला, यहाँ से भी डाला। तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी आपके मम्मी को कि यहाँ से इनका जो एप्लीकेशन रहेगा वो अप्रूव हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि बेसिकली इस आईपीओ ने अपना एक शेयर होल्डिंग कोटा डिफाइन करके रखा है कि भाई सबसे पहले हम प्रायोरिटी किनको देंगे, जिन लोगों ने रिलायंस, जो लोग रिलायंस में इन्वेस्टेड है वो। तो जो भी लोग रिलायंस में इन्वेस्टेड थे उनको जरूर आईपीओ मतलब मिला होगा, मतलब गारंटी नहीं दे सकते पर इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो आप अपने डीमैट अकाउंट से अप्लाई ना करते हुए मम्मी के अकाउंट से जरूर ट्राई कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो जिससे अपन मतलब जो अपने चांसेस है आईपीओ अलॉटमेंट के वो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आइए अभी हम देखते हैं कि बेसिकली ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि कोई ये उस कंपनी का ड्रॉबैक तो नहीं है या फिर उसकी कोई बुराई तो नहीं की जा रही है। तो ऐसे जो भी डाउट्स है आइए अभी हम क्लियर करते हैं। तो देखिए, जीएमपी का फुल फॉर्म होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो हम इसमें ऐसा कंसिडर करते हैं, जैसा हमने अपनी पहले एग्जांपल में देखा था, वापस से वही पॉइंट दोबारा लिखना पड़ेगा। एक था फ्लोर प्राइस और दूसरा था कैप प्राइस। मैंने आपको ऐसा भी बताया था कि फ्लोर प्राइस जो रहता है वो मिनिमम रहता है और कैप प्राइस जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि फिर से फ्लोर प्राइस जो है वो है ₹90 और जो कैप प्राइस है वो है ₹100। तो हम ऐसा एक बार कंसिडर करके चलते हैं कि बस ₹100 की बात कर रहे हैं हम फिलहाल, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे ये सारी चीजें काम करेगी। तो देखिए, लॉट साइज था 20 का, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 20, इसका मतलब हो गया ₹2000, ठीक है। तो एक बार के लिए हमको ₹2000 इन्वेस्ट करेंगे तभी जाके हम आईपीओ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो उसमें 2 तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है व्हाइट मार्केट, दूसरा होता है ब्लैक मार्केट। देखो, व्हाइट मार्केट का मतलब सिंपल है, जो कि सेबी के रेगुलेशंस जो भी बने हुए हैं ना उसके अंदर आता है। तो अगर रूल्स के अंडर में सारी की सारी चीजें हो रही है उसको हम बोलेंगे व्हाइट मार्केट, ऐसे मार्केट को हम बोलेंगे व्हाइट मार्केट। और जहाँ पे सेबी के रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते हैं, उनके कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते, उसको हम बोलेंगे ब्लैक मार्केट। पर इन दोनों के बीच में भी जो मार्केट होता है उसको बोला जाता है ग्रे मार्केट, और इसी से वर्ड डिराइव हुआ है जिसको हम बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। मतलब उस मार्केट में भाई इस शेयर की कितनी कीमत चल रही है उसको हम बोलेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो इसमें क्या सेटअप रहता है ये बताता हूं मैं आपको एक बार के लिए। एक रहता है सेलर, दूसरा रहता है बायर, और यहाँ पे बीच में एक रहेगा इंटरमीडिएटर, इंटरमीडिएट बोल देते हैं उसको अपन। तो देखिए, एक रहेगा सेलर और एक रहता है बायर। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, ये एक दूसरे को बस ऑन कॉल या फिर जो भी इनका मीडियम होगा बात करने का उसके थ्रू जानते हैं। ये इनको जानेगा, ये इनको जानेगा, पर ये एक दूसरे को आपस में बिल्कुल भी नहीं जानते। अब बायर ने सारी की सारी स्टडी कर ली, जो भी आईपीओ आ रहा है उस कंपनी की सारी स्टडी कर ली, और बायर को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये जो कंपनी है ना इसकी तो मैक्सिमम जो कैप प्राइस है वो कितनी है, ₹100 की, और उसको ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक गारंटी के साथ ₹120 पे ओपन हो सकता है करके। ऐसा किसका कहना है? बायर का कहना है। तो देखिए वो डील किस तरह से करता है। वो सेलर को क्या करता है, ऑलरेडी उसका जो ₹10 का जो एडिशनल जो प्रीमियम रहेगा वो उसको ऑलरेडी पे करके रख देगा। जैसे देखिए, वो सोचेगा कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि 120 आ रहा है ना, तो चलो ठीक है मैं इसको ₹10 एडिशनल दे देता हूँ। तो देखिए एडिशनल कितना हुआ, 10। तो बेसिकली 20, क्योंकि 20 का लॉट है तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसका मतलब ₹200 बायर ने उसको ऑलरेडी पे करके रख दिए। किसको? सेलर को। तो अभी तक वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई क्या? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि व्हाइट मार्केट में अभी तक वो आई नहीं। इसका मतलब सेबी के रूल्स उसके ऊपर अभी भी अप्लाई नहीं हो रहे, और बेसिकली ये काम पूरा ब्लैक में भी नहीं हो रहा है, बराबर है। ब्लैक में होने का क्या मतलब है कि उस कंपनी को पता ही नहीं चलना,
तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ग्रे मार्केट में ये सारी की सारी बात चल रही है। तो ऐसा है कि उसने जो सेलर है उसको एडिशनली 200 रुपये पे करके रख दिए हैं। अगर मान के चलो उसके एनालिसिस के मुताबिक अगर ये कंपनी 120 रुपये पे अगर ओपन हो जाती है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, उसको 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए उसने 200 रुपये ऑलरेडी पे कर दिए, प्लस ये 2000 रुपये हो गए, तो 2000 प्लस 200 कितना हो गया, 2200 रुपये हो गए। प्लस अगर, लेकिन आप ऐसा समझो कि अगर वो 120 रुपये पे ओपन हो जाती है और मल्टीप्लाई करते हैं हम 20 रुपीज से, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 2400 रुपये। तो उसको प्रॉफिट उसका जो पैसा होगा वो कितना बन जाएगा, टोटल 2400, और उसके यहाँ पे टोटल मिला के कितने रुपए चले गए, 2200, तो उसका 200 रुपये का प्योर प्रॉफिट है। आप समझ गए। पर अगर मान के चलो उसका एनालिसिस अगर गलत हो जाता है और उसने क्या सोच के रखा था कि भाई 120 रुपये पे ओपन होगी, पर 120 पे अगर वो ओपन नहीं होती है और वो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओपन होता है ₹90 से, तो अभी आपकी सोच के देखो 90 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये निकल के आ रहे ₹1800। तो सबसे पहले तो उसने 2000 रुपये इन्वेस्ट करके रख दिए थे, मतलब आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, और उसने एडिशनल 200 रुपये ग्रे मार्केट में सेलर को दे दिए थे। तो उसका कितना आ रहा है, उसमें देखिए ऑलरेडी इसमें 200 रुपये का लॉस हो गया, और बाद में उसकी कीमत निकल के आ रही 1800, तो इसमें साफ साफ ये जो बायर था उसका लॉस है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब गारंटी बताता हूँ मैं कि क्या रहती है। जैसे ये बायर जो इस सेलर को एडिशनल जो पैसे पे करता है, तो ये एक्चुअली सिक्योरिटी लेता है भाई कि मेरे को ये जो आईपीओ रहेगा वो अलॉट होना ही चाहिए। तो ये जो 200 रुपये या 400 जितने भी अपने हिसाब से देना चाहेगा, तो बेसिकली वो गारंटी रहती है कि भाई मेरे को उस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलना ही चाहिए करके। तो देखिए अब मान के चलो कि बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, और इस तरीके के कम से कम 1 लाख, ठीक है, ऐसे 1 लाख लोग हैं जो बायर्स है जो सेलर्स को इतना मतलब प्रीमियम दे रहे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमको ऐसा समझ में आएगा कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उस पर्टिकुलर कंपनी का वो बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि देखिए इनकी स्टडी तो बहुत अच्छी रहती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज्यादा भी बढ़ जाता है ना, 20%, 50%, 100% भी हो जाता है कभी कभी। पर ऐसा जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल जो शेयर रहेगा वो 100 रुपये के ऊपर ही खुले, ऐसा भी हो सकता है कि वो 90 भी खुल जाए, ठीक है। तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो बेसिकली ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब कुछ नहीं है, ये बस हमको एक आइडिया देता है कि हमको पर्टिकुलर आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी ज्यादा ऊपर हो, पर फिर भी जो शेयर प्राइस होता है तो उसकी जो प्राइस डिसाइडेड होती है उससे कम में ओपन हो जाता है। तो पिछले वीडियो में और इस वीडियो में मैंने आईपीओ के बारे में जितनी भी सारी चीजें थी सारी की सारी कवर करने की कोशिश की है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी आपको इन 2 वीडियोज के अलावा और भी कुछ स्टडी करने की जरूरत है। बिल्कुल जो जितनी भी इसकी ABCD सारी की सारी जो डिटेल्स थी मैंने पूरी की पूरी चीजें इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, इससे हमारे जो भी वीडियोज रहेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू।